तो दोस्तों कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों आज कहानियां थोड़ी शॉर्ट है, मुझे जितना समय मिल पाया उस हिसाब से मैंने आपके लिए कहानियों को संजोया है। ज्यादा देर ना करते हुए मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं और पहली बार ही मेरी आवाज सुन रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे कर लीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज दूं तो कहानियां सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानियों के बाद मैं आप सबको वहीं मिलूंगा। बाकी दोस्तों बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों मेरा नाम पीयूष है, मैं चंडीगढ़ के मनी मजरा में रहता हूं। एक बार की बात है, मैं शाम को कंप्यूटर क्लास से वापस आ रहा था। तब लगभग 8 बजे का समय था। रास्ते में उसी बीच मुझे अचानक ऐसा लगा कि जैसे कोई हवा मेरे शरीर के आर पार हो गई हो। उस वक्त मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मैं घर आया तो मैंने तुरंत वॉशरूम में हाथ मुंह धोकर अपने बेडरूम में जाकर गेम खेलना शुरू कर दिया। यकीन मानिए उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई ना कोई मुझे चुपके से देख रहा हो। मन में एक अजीब सा डर था, नहीं बयां कर सकता। बार बार ध्यान इधर उधर जा रहा था। मैंने अचानक खिड़की की तरफ देखा तो वहां मैंने एक अजीब सी परछाई को पाया। दोस्तों उस परछाई की बनावट ऐसी थी कि देखकर मानो ऐसा लगता था कि जैसे कोई इंसान हो। कुछ अजीब से धुंधले धुंधले हाथ वो ठीक मुझे अपनी ओर बुला रहे थे। मैं जल्दी से कंबल के अंदर छुप गया। कुछ ही देर बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसने मुझे हाथ लगाया हो, और तो और साथ ही मुझे ऐसा भी लगा कि जैसे हाथ लगाकर वो थोड़ा पीछे हुआ हो। मैं महसूस कर पा रहा था। मैंने अपने गले में रखे लॉकेट को जोर से पकड़ लिया। मेरे गले में महाकाल जी का लॉकेट है। मैं पूरी रात ऐसे ही लेटा रहा। हालांकि इसके बाद मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। मैंने इस बारे में अपनी माँ को सुबह उठते ही ये सारी बातें बताई। माँ ने मुझसे कई सवाल किए कि आखिर तू गया कहाँ था, तू किस रास्ते से घर आया। इसके बाद वो मुझे बाबा जी के पास ले गई। बाबा ने बताया कि इसके पीछे कोई हवा लग गई थी, जिसे हम लोगों की भाषा में साय का नाम दिया जाता है। खैर बाबा ने मंत्र बोले और मुझे एक बोतल में पानी भर के दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि इसे सुबह शाम पीना है। दोस्तों हालांकि मेरी तबीयत उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन बाबा के दिए हुए पानी से मैं कुछ ही दिनों में एकदम ठीक हो गया। ऐसा लगने लगा मानो कि जैसे शरीर से कोई बोझ उतर गया हो। वैसे दोस्तों ये कहानी तो छोटी है, मगर आपसे सच कहूं तो ये बिल्कुल सच्ची घटना है। बाकी आपको जैसी भी लगे मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ है या नहीं। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी पीयूष की कहानी जो कि चंडीगढ़ से हमारे पास आई है। हालांकि दोस्तों इस तरह के कई किस्से अक्सर लोगों के साथ होते ही रहते हैं। बाकी मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की दूसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों मेरा नाम इशरत है, मैं श्रीनगर हजरत बल दरगाह से हूं। एक बार की बात है, हम शाम को घर पर बैठे थे। उस वक्त अचानक से एक लड़की आई और मेरी मामी को कहने लगी कि आपका हस्बैंड कहाँ है। मामी ने कहा कि आपको क्या काम है। उसने कहा कि मैं इधर से घर जा रही थी, मुझे डर लग रहा था तो सोचा कि आप में से कोई मेरे साथ आ जाता। दोस्तों उस वक्त वहां मेरे बड़े भाई इमरान भी थे। हालांकि उस वक्त वो उतने बड़े नहीं थे, लेकिन हमसे तो बड़े ही थे। हम दूर से ही ये सब देख रहे थे। उस वक्त मेरी छोटी बहन जिसका नाम फिजा है और मेरे बड़े भाई इमरान उसको भगाने की कोशिश में लगे हुए थे। दरवाजा भी खुला हुआ था। उसी बीच मामी ने उसको बातों में लगाया और हमने दरवाजा बंद किया। दरवाजा बंद होने के बाद हमें बाहर से आवाज सुनाई दी। वो कह रही थी कि तुम लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं वापस दोबारा आऊंगी। अब दोस्तों ये था क्या, हमें बिल्कुल समझ नहीं आया। हालांकि वो लड़की इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन उस वक्त जो माहौल क्रिएट हुआ वो मैं आपको नहीं समझा पा रही। बाकी यही थी मेरी ये कहानी। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी इशरत की छोटी सी कहानी। अगर आपको इस कहानी में कुछ भी समझ आया हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की तीसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं।
दोस्तों मेरा नाम खुशबू है। मैं यूपी के गोरखपुर जिले में रहती हूँ। ये बात 2019 की है। उस वक्त मेरी शादी ही हुई थी। हमारे घर में वॉशरूम भी नहीं था। हम सब रोज सुबह 4 बजे खेतों में जाते थे। एक दिन की बात है, मेरी माँ रात के 3 बजे गई। उस वक्त मेरी मामी ने मुझसे कहा कि खुशबू तू भी चली जा, माँ अभी थोड़ी देर पहले ही गई है। मैं उठी और मैं जल्दी जल्दी चली गई, पर वहां मुझे कहीं माँ नहीं दिखाई दी। मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं यहीं कहीं आसपास वॉशरूम कर लेती हूं। दोस्तों जहां मैं थी वहां बहुत से बांस के पेड़ थे। आंखों के ठीक सामने एक स्कूल था। दोस्तों जब मैं वहां गई थी तब वहां कोई भी नहीं था, पर इसके बाद मेरे पीछे एक सफेद साड़ी में मुझे एक औरत दिखाई थी। मुझे लगा कि शायद मेरी ही तरह कोई और भी आया होगा, लेकिन वो तो धीरे धीरे मेरे पास आने लगी। देखते ही देखते वो मेरे बगल में आ गई। सच कहूं तो मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझसे जितना जल्दी हुआ मैं वहां से भागी। और हां, मैंने ये भी सुना था कि ऐसे समय में पीछे मुड़कर नहीं देखते। मैं बस भागती गई और सीधा घर पहुंच गई। मैं इतनी हड़बड़ी में थी कि मैंने सारी बात एकदम से बता दी। सबने कहा कि वहां एक लड़की ने अपने आप को जलाकर मार लिया था। कहते हैं कि तब से वो वहीं रहती है। बाकी दोस्तों वैसे मैं वहां अकेले नहीं जाती और ना ही मेरे साथ ऐसा कुछ भी हुआ। मैं बस आपको इतना बताना चाहती हूं कि जब ये सब चीजें आंखों के सामने घटती हैं तो यकीनन बहुत डर लगता है। मैं सबसे यही कहूंगी कि आप भी रात में कभी भी बाहर जाएं तो अपने साथ किसी बड़े इंसान को जरूर ले जाएं। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी खुशबू की कहानी जो कि यूपी से है। दोस्तों इनकी कहानी से एक सीख तो मिलती है कि हमें अक्सर रातों को अकेले नहीं जाना चाहिए। और वैसे भी बड़े बुजुर्गों का कहना है कि छोटे बच्चों पर ऐसी चीजें जल्दी अटैक करती हैं। बाकी मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की चौथी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों मेरा नाम सिमरैला है। मैं आपको अपनी आप बीती बताने जा रही हूं। एक दिन रात का वक्त था। उस वक्त घर में मैं और मेरी माँ ही थे। मैंने माँ से कहा कि आज मैं नीचे ही सोऊंगी। इतना कहकर मैं नीचे सो गई। रात के वक्त एकदम मेरी आंखें खुली तो अचानक मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे आसपास कोई आ रहा है। ध्यान से देखने पर पता चला कि एक काली परछाई मेरे पास आ रही थी। मैंने माँ को आवाज देने की बहुत कोशिश की, पर मेरी आवाज ही नहीं निकली। यकीन मानिएगा वो परछाई मेरा गला दबाने लगी। उसी बीच मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन आवाज मेरे गले से नहीं निकल रही थी। मैंने अपने पैरों से माँ को हिलाने की कोशिश की, पर मेरे पैर माँ तक नहीं पहुंच पा रहे थे। मैंने पूरी ताकत से उस परछाई को एकदम से हटाया। हालांकि उसके बाद मेरी आंखें खुली तो मैंने पाया कि मैं तो नीचे ही सोई हुई थी। फिर मैं चुपचाप उठी और अपनी माँ के पास जाके सो गई। नहीं मालूम कि क्या वो एक सपना था या हकीकत, पर जो भी था मैंने पूरा फील किया। बस इतना ही था ये किस्सा। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी सिमरैला की कहानी। दोस्तों इनकी कहानी से मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई। दोस्तों कई बार ऐसा मेरे पिताजी के साथ भी होता है। अक्सर सोते हुए इंसान बड़बड़ाने लगता है और कई बार तो इतना ज्यादा हो जाता है कि बगल में सोए हुआ आदमी एकदम डर से कांप जाए। हालांकि वो होता एक सपना है, मगर जिसके साथ होता है उसे एकदम सच लगता है। भले ही ये किस्सा छोटा है मगर एकदम सच्चा है। बाकी मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की 5वीं कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं इनकी कहानी कभी मिस नहीं करता। आपको बता दूं कि मैं हिमाचल से हूं और मैं आपको अपने दादाजी के साथ घटी एक सच्ची कहानी बताना चाहता हूं। आज से ठीक 20 साल पहले की बात है। तब मैं 17 साल का हुआ करता था। मैं बरौट तहसील, पधार डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल से हूं। एक रात की बात है, मेरे दादाजी किसी काम से किसी दूसरे गांव में गए थे। रात के तकरीबन 11:46 का समय था। तब मेरी दादी चिंता करने लगी कि दादाजी अभी तक घर नहीं पहुंचे। उस वक्त मेरे चाचा ने एक लकड़ी की मशाल बनाई और दादाजी को ढूंढने निकल पड़े। तब मेरे पिताजी लुधियाना पंजाब में रहते थे। 1 घंटे बाद मेरे चाचा जी घर वापस आ गए। उनको दादाजी कहीं नहीं मिले, लेकिन अचानक आधे घंटे के बाद मेरे दादाजी घर पर पैर रखते हैं।
और बोलते हैं कि मंदिरी बिछाओ। इसका मतलब हमारे यहाँ हिमाचल में मंदिरी बैठने के लिए इस्तेमाल होती है। दादाजी कहने लगे कि मेरे दूसरे गांव से दोस्त आए हैं, वो भी मुझे यहाँ तक छोड़ने। माफ करना, मैं उनका नाम नहीं ले सकता। बस उन्होंने इतना ही कहा कि तुम घर पहुंचो, मैं टॉयलेट करके आता हूँ। हम टॉयलेट करके आते हैं। इसके बाद जब दादाजी ने दादी को वो नाम बताया तो दादी जी हैरान हो गई। उन्होंने कहा कि सुबह पूछती हूँ आपसे, अभी आप सो जाओ। सुबह होते ही दादाजी ने बताया कि दो इंसान मुझे यहाँ पर छोड़ने आए थे। शायद मैंने दारू ज्यादा पी ली थी और मैं बेहोश भी हो गया था। शुक्र है कि वो भूत, दोस्तों मैं यहाँ भूत इसीलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि वो इंसान नहीं थे, वो दादाजी के सहपाठी थे। उन्होंने उनके साथ स्कूल में पढ़ाई की थी। मैं आप सबको बता दूं कि अगर इस दुनिया में बुरी आत्मा भी है तो अच्छी आत्माएं भी होती हैं। बाकी यही थी मेरी ये कहानी जो मेरे दादाजी की थी। ये कहानी मुझे मेरे पिताजी ने बताई थी। मैं आशा करूंगा कि मेरी ये कहानी जल्द ही आप सुन पाएंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी जतिन ठाकुर की कहानी वाकई लाजवाब थी। बाकी आपको क्या लगता है नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की अगली कहानी की तरफ। दोस्तों वैसे हम पंजाब के रहने वाले हैं और ये घटना मेरे बड़े पिताजी की बड़ी बेटी के साथ हुई थी। ये आज से 10 साल पुरानी बात है। उनकी बेटी का नाम अनुपमा है, लेकिन घर में सब उनको अनु बुलाते हैं। उसका नेचर काफी खुश मिजाज और हंसते खेलने वाला है। दोस्तों जब अनु ने कॉलेज कंप्लीट किया तो वो एक गारमेंट में जॉब करने जाया करती थी। अनु वैसे तो अच्छी थी, लेकिन उसकी एक आदत बहुत बुरी थी। दोस्तों हर किसी की अपनी आदत होती है। किसी किसी इंसान को मोबाइल चलाना अच्छा लगता है, किसी को फैशन अच्छा लगता है, तो ठीक किसी को घूमना। वैसे ही अनु को खाना खाना बहुत अच्छा लगता था। वो अक्सर ही रात में जब सब सो जाया करते तो चुपके चुपके से बना लिया करती थी। लेकिन उसे क्या पता था कि आगे जाकर यही आदत उसे भारी पड़ने वाली है। अनु की माँ को उसका ज्यादा खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो हमेशा उसे टोकती थी कि बेटा ये आदत अच्छी नहीं है। ऐसे ही एक बार की बात है, हुआ यूं कि वो जॉब से रात के समय घर वापस आ रही थी। न जाने उस दिन उसने घर का खाना कम खाया। जब काफी रात हो गई तो अनु ने देखा कि सब घर के लोग सो गए हैं। वो 2-3 चिप्स के पैकेट लेकर घर के आंगन में चली गई। उसने सोचा कि मैं चिप्स घर में खाऊंगी तो आवाज होगी और माँ भी गुस्सा हो जाएंगी। वो आधी रात को आंगन में झूले के पास बैठकर आराम से चिप्स खा रही थी। अचानक अंधेरे में एक 7 फुट का इंसान उसके सामने आया। उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे। उसकी आंखों में आग जल रही थी। कुछ ऐसा ही दिख रहा था उसको। इसके बाद जब सुबह हुई तो अनु घर के आंगन में झूले पर बेहोश पाई गई। उसके आसपास चिप्स के पैकेट पड़े हुए थे और अनु बुरी हालत में वहां पड़ी हुई थी। घर वालों ने उसको उठा के घर में बिस्तर में रखा। जब माँ ने अनु को हाथ लगाया तो अनु का बदन तप रहा था। सबके सब मिलकर अनु को हॉस्पिटल ले गए। वहां जाने के बाद पता चला कि अनु को 104 डिग्री बुखार था। डॉक्टर ने कहा चिंता की बात नहीं है, इसे सिर्फ बुखार है और इसको होश भी जल्दी आ जाएगा। दूसरी तरफ अनु की माँ चिल्ला रही थी कि कितनी बार बोला है बाहर बैठकर मत खाया कर, लेकिन ये लड़की सुने तब ना। दोस्तों अनु को 6 घंटे बाद होश आया, लेकिन वो किसी से बात नहीं कर रही थी और ना ही किसी घर वालों को पहचान रही थी। माँ ने कहा कि मेरी बच्ची को न जाने क्या हो गया। ऐसे ही इलाज करते करते 3 दिन हॉस्पिटल में बीत गए। जब 3 दिन बाद अनु ठीक हुई तब वो घर आई, लेकिन अनु की हालत वैसी की वैसी ही थी। वो किसी से बात नहीं करती, सबके साथ गैरों जैसा व्यवहार कर रही थी, जैसे कि किसी अजनबी के घर पर आई हो। घर वालों ने सोचा कि शायद बुखार की वजह से ये सब हो रहा होगा, आगे जाकर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अनु को अक्सर बुखार चढ़ता तो उसे हॉस्पिटल ले जाते, फिर जब वो ठीक हो जाती तो वापस उसे घर ले आते। ऐसे ही दिन बीतते गए और 4 महीने बीत गए। फिर किसी पड़ोसी ने माँ को बोला कि शायद हो सकता है कि कोई ऊपरी चक्कर हो, आप लोग इसे किसी बाबा या पंडित को दिखाओ। पड़ोसी की बात मानने के बाद घर वालों ने कई पंडितों को दिखाया, लेकिन अनु की हालत ज्यादा खराब हो गई। किसी को समझ में नहीं आया
कि आखिर करे तो करे क्या। दिन बीतते गए, अनु की सेहत डाउन होती गई। घर वाले उसे देखकर हमेशा रोते रहते। फिर किसी ने चाचा और चाची को बोला कि इसे दूसरे गांव में एक मौलवी जी हैं, उनका काफी नाम है, आप उन्हें एक बार इसे जरूर दिखाएं। हम तो कहते हैं कि इसे कल ही ले जाओ। दोस्तों, ये बात सुनने के बाद अनु के घर वालों को एक नई उम्मीद नजर आई। वो लोग दूसरे ही दिन मौलवी जी के पास पहुंचे। जब उन मौलवी ने अनु को देखा और उससे बातें की तो पता चला कि अनु के अंदर एक बहुत बुरा जिन्न आ गया था। ठीक जिस रात वो झूले पर बैठकर चिप्स खा रही थी, उसी रात में वहां से गुजर रहा था। उसने अनु से बातचीत की और उसको अनु बहुत पसंद आ गई। बस उसके बाद से वो इस पर फिदा हो गया है। मौलवी ने कहा कि बुरी बात यह है कि आप लोगों ने काफी देर कर दी है, इसको आपको मेरे पास पहले लाना चाहिए था। फिलहाल अब मैं कुछ नहीं कर सकता। आज से 3 दिन बाद वो जिन अनु को अपने साथ ले जाएगा। आप लोग कितने ही बड़े दरगाह या मौलवी को दिखाओ, अब कुछ नहीं हो सकता। अनु अब उस जिन के बराबर वश में है। दोस्तों, ये सुनने के बाद घर वाले बहुत रोए और घर वापस आ गए। और तो और हुआ भी वैसा ही। 3 दिन बाद अनु को बहुत खून की उल्टियां हुई और वो ठीक इस दुनिया को छोड़कर चली गई। दोस्तों, अक्सर इसीलिए बोला जाता है कि हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए, हमें उनको ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि जो बड़े होते हैं वो बेवजह कुछ भी नहीं बोलते। दोस्तों, ठीक इसी के साथ मैं अपनी आवाज को भी विराम देना चाहता हूं। जितना समय मिला मैं आपके लिए कहानी लेकर आया। हालांकि मेरे पास समय की कमी थी, वरना मैं आपको कुछ और स्टोरियां भी सुनाता। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आपको ये कहानियां जरा सी भी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मैं तो मिलता ही रहूंगा आपको इसी तरह की रोमांच से भरी रहस्यमय कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं, बाय बाय।